वेलकम टू माय चैनल GTS एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। ओके, तो पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी कैसे अर्थ के पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच पाता है। ये हर एक प्लैनेट के साथ होती है, चाहे हम मार्स की बात करें, जुपिटर की बात करें, सैटर्न की बात करें, हर एक प्लैनेट्स की बात करें, चाहे ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑन अर्थ और अर्थ के बाहर भी। तो कोई भी चीज़ होगी उसके पास अपनी एक एक्स्ट्रा एनर्जी होगी जिसकी वजह से वो किसी भी ऑब्जेक्ट को पास तक खींच पाता है। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा डिस्कशन का वो होगा ग्रेविटी के बारे में, जो कॉज इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटी, ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटी। और सेकंड जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो आज होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। व्हाट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? और ये आती कहाँ से टर्म है? ये टर्म आती है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ओके, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इस वाले टर्म में देखेंगे व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है और ये टर्म क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, यूनिट कितनी होती है। तो ये सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ते हैं पहले इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटी। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो क्या होती है इंपॉर्टेंस ऑफ, देखो ग्रेविटी क्या चीज़ होती है? ग्रेविटी एक वो एनर्जी है जो कि अर्थ के पास है, इनबिल्ट है। मतलब कि अर्थ जैसे जब भी अर्थ का जनरेशन हुआ होगा तब से ही उसके पास एक एनर्जी जिसकी वजह से वो सब चीज़ों को होल्ड कर सकती है। ओके, इट्स अ होल्डिंग पावर जिसे कहते हैं। तो जो पहला पॉइंट बनता है वो क्या बनता है इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटी में? इट इज रेस्पॉन्सिबल टू होल्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर। ओके, हमें ये पता है कि अर्थ के पास एक अपना एटमॉस्फेयर होता है। मान लेते हैं ये अर्थ है। ओके, तो इसके बाद अलग अलग लेयर होती है एयर की। ओके, वो लेयर क्या क्या होती है? स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, डिफरेंट लेयर्स होती हैं अर्थ के ऊपर। हमने पढ़ा होगा, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 6th से 7th में हमने पढ़ा है ये ज्योग्राफी में कि अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर होती है उसके अलग अलग लेयर्स होती हैं। ओके, तो ये कैसे होल्ड कर पाती है अपने अर्थ के आसपास? ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ के पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी है ना, जिसकी वजह से अपने इसको सबको खींच के रखता है अपने पास तक। ओके, तो ये पहला पॉइंट हुआ कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टू होल्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर। ओके, अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट क्या होता है? इट कॉजेज द रेन टू फ्लो टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस। ओके, इट कॉजेज द रेन टू फ्लो टूवर्ड द अर्थ सरफेस। अगर अर्थ सरफेस की बात करें तो अर्थ के सरफेस की तरफ रेन फ्लो करती है, ऊपर से रेन नीचे की तरफ आती है। तो नीचे की तरफ आने का कारण क्या होता है? ग्रेविटी। जब ग्रेविटी है तभी तो कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आती है। ओके, सिमिलरली इसके थर्ड पॉइंट को भी हम इस तरह लिख सकते हैं, इट कॉजेज द वाटर टू फ्लो इन रिवर्स। रिवर्स में भी वाटर जो फ्लो करता है वो उसके लिए भी ग्रेविटी जिम्मेदार है, क्योंकि ऊपर से कोई भी चीज़ नीचे आ रही तो डेट इज ड्यू टू द ग्रेविटी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इट हेल्प अस टू बी फर्मली stable on earth
सरफेस। अगर हम अर्थ सरफेस की बात करें तो इसकी वजह से ही हम अर्थ सरफेस के ऊपर आराम से खड़े रहते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ की बात करते हैं कि हम अर्थ में मूव कर पा रहे हैं या अर्थ पे चल पा रहे हैं, कैसे मूव ट्रैवल कर पा रहे हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई फोर्स जिम्मेदार है। ओके, अर्थ के ऊपर हम तभी तक रुके हुए हैं जब तक हमारे पास एक ग्रेविटी जो अर्थ हमें अपनी तरफ खींच रही है। ओके, अर्थ अगर हम अपने तरफ नहीं खींचेगी तो हम भी स्पेस में उड़ने लगेंगे। ओके, सो और भी इस तरह हम इस चीज़ को डिफाइन करते हैं क्लास 11th में। तो अभी के लिए केवल आपको समझने की बात यह है कि इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटी कहाँ कहाँ ये चीज़ पूछी जाती है। 2 मार्क्स या 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हमें स्टडी करना है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब क्या होता है जब भी हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं, हमने ये वर्ड सुना हुआ है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या होता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अर्थ के सन के चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं। ओके, मान लेते हैं मार्स है, दिस इज अर्थ, दिस इज वीनस, दिस इज वीनस, दिस इज अर्थ। ओके, सो जब भी रोटेट कर रहे हैं सन के चारों तरफ तो कोई ना कोई ऐसी एनर्जी होगी ना जो सन की तरफ इनको रोटेट करवा रही है, जो कि बाउंड करके रखी हुई है कि ये अपने फिक्स ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ये हमने ऑर्बिट वाला कॉन्सेप्ट फर्स्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि कोई भी चीज़ अपने परफेक्ट ऑर्बिट में तभी तक घूम रही है जब तक उसके पास कोई ना कोई एनर्जी लग रही हो। ओके, तो सन के पास कुछ ऐसी एनर्जी होगी जो कि इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ओके, सिमिलरली विनस के पास भी कुछ अपनी एनर्जी होगी जो इसको अट्रैक्ट कर रही है। तो हर एक प्लैनेट के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। ओके, तो जब भी हम इसको रिलेटिव टर्म में पढ़ते हैं, रिलेटिव का मतलब जब भी हम 2 चीज़ों के बारे में कंसिडर करते हैं, है ना, तो न्यूटन ने ये स्टडी किया कि जब भी हम 2 ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, ये ऑब्जेक्ट 1 है और ये ऑब्जेक्ट 2 है। ओके, जब भी हम 2 ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे तो इनके बीच में कुछ ना कुछ एक फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब भी हम 2 ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो उनके बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जो कि उन दोनों को होल्ड करके रखे होगा। अगर देखो हम अर्थ सरफेस पे खड़े हुए हैं तो अर्थ के और हमारे बीच में कुछ ना कुछ ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जब भी तो हम यहाँ पे खड़े हो सकते हैं। ओके, तो यही बात हम जब भी डिस्कस करते हैं तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल का मतलब क्या हुआ कि हम पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाएं, अर्थ के अंदर रहें या अर्थ के बाहर जाके बात करें, सोलर सिस्टम में जाके बात करें, तो हम कहीं भी अगर देखेंगे तो 2 ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा होगा जिसकी वजह से ये दोनों आपस में कॉन्टैक्ट रहते हैं। इसके बारे में जो हम रूल पढ़ते हैं तो उस रूल को ही बोलते हैं क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हमारा जो नया टॉपिक है दैट इज न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ओके, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने ये एक्सप्लेन किया कि जब भी हम किसी भी 2 ऑब्जेक्ट की बात करें, चाहे वो कैसे भी हो, छोटे हों या बड़े हों, अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तब भी और हम अगर किसी स्टोन की बात करें तब भी, तो हम किसी भी 2 ऑब्जेक्ट की जब भी बात करेंगे तो उनके बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जो कि उन दोनों को आपस में जोड़े हुए रखेगा। तो इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसका जो कॉन्सेप्ट बनता है वो होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 2 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2। जब हम 2 ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ये प्लैनेट भी हो सकता है, दूसरा प्लैनेट हो सकता है, ये एक कोई भी बॉडी हो सकती है, ये कोई नॉन लिविंग थिंग हो सकती है। तो हम किसी भी 2 ऑब्जेक्ट की जब भी बात करते हैं तो उनके बीच में अगर हम बात करें, इनके बीच का अगर डिस्टेंस r है, ओके, और इसका मास
m1 है और इसका मास m2 है। ओके, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टू object 1 and object 2 separated by a distance r, where the mass of the object 1 is m1 and the mass of object 2 is m2। ओके, दोनों का मास m1 m2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, r होता है। तो यहां से रिलेशन क्या निकल के आता है, जब हम रिलेशन की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ gravitation, the force of attraction is directly proportional to the masses of the object and inversely proportional to the square of distance between them। अगर हम बात करें न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, तो उसमें होता क्या है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हम बात करते हैं, ये तो थ्योरेटिकल फॉर्म में डेफिनेशन हो गई, इसको अगर हम मैथमेटिकल वे में देखें तो मैथमेटिकल वे में क्या बनता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, r। ओके, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is directly proportional to the masses, that is m1 m2 and inversely proportional to the square of the distance between them, and inversely proportional to the square of the distance between them। डिस्टेंस कितना है, r, इसका स्क्वायर। ओके, तो ये दो रिलेशन निकल के आते हैं न्यूटन से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसी भी दो ऑब्जेक्ट में, चाहे हम यूनिवर्स में बात करें, दो प्लैनेट के बीच की बात करें, या फिर अर्थ की बात करें, दो ह्यूमन बींग्स के बीच की बात करें, है ना, या फिर एक स्टोन की बात करें और एक ह्यूमन बींग की बात करें, तो किसी के बीच में भी ये टाइप की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो डेट विल बी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, so that is the concept behind the Newton's universal law of gravitation। so न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने यही एक्सप्लेन किया था कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट होंगे, उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी होगी। ओके, तो जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को जब हम हटाते हैं तो यहाँ पे लगाते हैं कांस्टेंट। ओके, जब इसको यहाँ से हटाते हैं तो हम यहाँ पे लगाते हैं कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को ही क्या बोलते हैं, हम इस कांस्टेंट को ही क्या बोलते हैं, हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये वही कांस्टेंट है जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इक्वल करता है मास और डिस्टेंस के एक कॉम्बिनेशन के बराबर। अब यहाँ पे कांस्टेंट लगाने का मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी फोर्स की बात करेंगे तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन उनकी वैल्यू को बराबर करने के लिए हमें एक कांस्टेंट वैल्यू लेनी पड़ती है।
ओके, ये साइन, ये जो कांस्टेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये पहले भी आपने पढ़ रखा होगा। तो अभी के लिए हम केवल ये समझते हैं कि जो फोर्स है जो किसके बराबर हो जाती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय द मासेस अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये मेन फॉर्मूला है जो कि बताता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी होती है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, दिस इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय द मासेस डिवाइड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो यहाँ तक अगर बात करें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, ये एक कांस्टेंट होता है जो कि किसी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीच में हमें यूज करना पड़ता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो हम अब ये तो हमने फॉर्मूला तो ड्राइव कर लिया न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। अब हम बात करते हैं कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, क्योंकि हमारा जो इंपॉर्टेंट टर्म था आज के लिए वो यही था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करें अगर हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, r स्क्वायर। तो जो इसकी वैल्यू होती है, फर्स्ट वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो जो वैल्यू होती है तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वो होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -11। अब यहाँ पे कोई यूनिट आएगी। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है तो हम उसे फाइंड आउट करना भी सीख सकते हैं। देखो याद नहीं करना, कुछ रटना नहीं है। देखो रटना तभी तक होता है जब तक हमें समझ में नहीं आता। जब अगर हम समझ जाएंगे सब चीज़ें तो रटने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, याद करने की जरूरत थोड़ा ना, हम एकदम से फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। तो अगर हम बात करें यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हमारे पास है, F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, यहाँ से क्या करते हैं, G को एक तरफ लेके चले आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, F मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर, ये डिवाइड में तो यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये दोनों मल्टीप्लाई में इसके तो यहाँ जाएंगे तो डिवाइड में। ओके, यहाँ से अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की तो अब हम इन ये सब बेसिक चीज़ें आ गई हमारे पास। ओके, फंडामेंटल यूनिट्स आ गई हैं। तो इसकी यूनिट क्या होती है, ये फोर्स की यूनिट क्या होती है, दैट इज न्यूटन। फोर्स की अगर हम यूनिट देखें तो वो क्या होती है, न्यूटन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ आर, आर इज द डिस्टेंस, आर क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, लेंथ, है ना, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, आर स्क्वायर है ना, तो मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय m1, m1 इज मास, मास मीन्स मास को अगर हम नापते हैं कैसे नापते हैं, केजी में, तो केजी, और एक और दो मासेस हैं तो क्या हो जाएगा, केजी मल्टीप्लाई बाय केजी। ओके, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, केजी स्क्वायर। ओके, सो दैट इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको कैसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अभी डिवाइड में है ना केजी, केजी डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगा, माइनस। मैथ में समझाया जाता है कि नीचे से जब पावर ऊपर जाती है तो डेट इज इक्वल्स टू निगेटिव। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको ये दिक्कत हो रही है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी आप लिखोगे तो वो सही रहेगा। लेकिन अभी थोड़ा सा अगर हम एडवांस पढ़ रहे हैं तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, केजी माइनस, डेट इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जो हमारे पास आज के लिए हमने जो सीखा है वो क्या सीखा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -11। ओके, यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। ये काफ़ी बार 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, तो ये वाली चीज़ भी हमें ध्यान रखनी होगी। अब क्या होगा, जब हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू निकल के आती है, सर ये वाली वैल्यू कहाँ से आई, ओके, ये वाली वैल्यू कहाँ से आई, तो ये जो वैल्यू निकालते हैं ये निकालते हैं यहाँ पे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ओके, तो जब हम बात करेंगे फोर्स आपकी होगी 1 न्यूटन,
कैसे निकालते हैं? इसकी वैल्यू जो निकल के आती है वो अभी हमें सीखने की ज़रूरत तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम फिर भी समझ लेते हैं क्या बात होती है। जब हम फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स क्या होगी? जब हमारी 1 न्यूटन फोर्स होगी और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 1 मीटर होगा। ओके, और जो मास होगा वो 1 kg के आसपास हम मास लेंगे। ओके, तो जब भी हम यूनिट पे ऐसे डिफाइन करते हैं, ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती हैं कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच की वैल्यू हम निकाल लें, तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। एक्सपेरिमेंट करके ये वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। तो जब भी हम बात करते हैं तो इसमें क्या लेंगे? फोर्स को यूनिट लेंगे, मतलब कोई एक। ओके, सिमिलरली विद द डिस्टेंस 1 एंड द मास इज विल बी 1। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं और यहाँ से हम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ओके, सो अभी तक हमने जो सीखा है वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, इन दोनों के बीच की जो इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ये है कि क्वेश्चन इस पे कैसे बनता है। क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन बनने का तरीके अलग अलग होते हैं। अगर हम बात करें, आज के लिए हम एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे लास्ट में। ओके, जिससे कि जब हम इसका रिवीजन करेंगे तो हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन क्या होता है? इफ द डिस्टेंस between the object reduces to half, what will be the change in force of ग्रेविटेशन? ओके, तो इसके बीच का क्वेश्चन जो आता है वो इस तरह से आता है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट रिड्यूस टू हाफ, व्हाट विल बी द चेंज इन द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन? ओके, मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, ओके, एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, इनके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं 2 मीटर है। ओके, तो अब हमने क्या करा? इनके बीच की डिस्टेंस आधी कर दी, मतलब 1 मीटर कर दी। इनके बीच की डिस्टेंस क्या करा हमने? 1 मीटर कर दी। तो अब बताइए कि तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उस पर क्या चेंज होगा, उसमें क्या चेंज आएगा, उस पर क्या फर्क पड़ेगा? तो सिंपली हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं फॉर्मूले से, जो अभी हमने सीखा है। ओके, तो जब हम बात कर रहे हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई द मास इज डिवाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। ओके, अब हमारे पास जो हमारी न्यू डिस्टेंस है, न्यू डिस्टेंस क्या होगा? आर न्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर, है ना? हाफ ऑफ आर, इसको ऐसे लिख सकते हैं r/2, मतलब इसका हाफ कर दिया। ये तो चीज़ करी है हमने। जो हमारी नई डिस्टेंस होगी, ये पहले कितनी थी? 2 मीटर थी, पहले 2 मीटर डिस्टेंस थी। अब हमने करा है इस डिस्टेंस को ही तो हाफ कर दिया है, तो अब 1 मीटर रह गई है। तो हमने डिस्टेंस को क्या करा? जो r न्यू है वो हमारी r/2 है। ओके, सो आर न्यू कितना हमारा? r/2। तो हमारी एफ न्यू कितनी हो जाएगी? फोर्स न्यू विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है तो दोनों बराबर रहेगा। मास तो हमने चेंज किया नहीं है ना? डिस्टेंस तो आधी करी है हमने, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? r/2 का स्क्वायर। ये तो होगा। हमने क्या करा है? आर न्यू की जगह r/2 रखा है बस। ओके, r/2 रख दिया, तो ये कितना हो जाएगा? g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर डिवाइड बाय 2 to the 4। ओके, ये हो गया। तो हमारे पास कितना वैल्यू रह गई? तो एफ न्यू कितना हो जाएगा? डेट विल बी जी एफ न्यू, ये 4 है, ये 4 नीचे था तो ये ऊपर चला जाएगा, तो डेट विल बी 4 टाइम्स ऑफ जी
m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, तो हमने यहां से क्या सीखा, तो जो न्यू फोर्स होगी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यू विल बी 4 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वन। ये प्रीवियस वन तो है। ओके, सो एफ न्यू विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एफ। ये एफ ही तो थी, पहले हमारे पास एफ थी फोर्स। जब हमने डिस्टेंस को कर दिया रिड्यूस टू हाफ, जब हमने डिस्टेंस हाफ कर दिया तो क्या हुआ, हमारी फोर्स 4 टाइम बढ़ जाती है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट पे। तो आज के लिए हमने क्या पढ़ा, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आज के लिए इतना रखते हैं। इस न्यूमेरिकल को समझ के हम ये समझ सकते हैं कि इस फॉर्मूले को कैसे हमें यूज़ करना है और कहाँ पे हमें ये देखने के लिए मिलता है। ओके, सो अगर आपको इसमें टॉपिक में कोई भी डाउट्स आते हैं या कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे चैनल पे कमेंट करके भी, और आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और कुछ और भी जो अगर आपको लग रहा है कि इसमें चेंज कर सकते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आज के लिए केवल इतना ही। हमें क्या करना है, केवल इस चीज़ को रिवाइज भी करना है और साथ साथ हमें कोई भी, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई अलग क्वेश्चन हमें पूछना है तो आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू।